वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए हम लोग अपना सेशन शुरू करते हैं। हमने आपको आईटीआर 4 की लगभग लगभग बातें बता दी हैं। और लगभग लगभग से मेरा मतलब है कि 85% बातें मैंने आपको बता दी हैं। लेकिन 15% शायद अभी भी रह गई हैं। वो 15% बातें हम आपको तब बताएंगे जब आपको एक्चुअली रिटर्न के अंदर लेकर के चलेंगे। अब रिटर्न को भरना मेरे हिसाब से काफी इजी हो जाएगा, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजों को ऑलरेडी पढ़ और समझ के रखा है। अब हमें सिर्फ उसका प्रैक्टिकल वर्जन देखना है। तो चलिए, चलिए भाई आ जाते हैं। ये हमारा इनकम टैक्स पोर्टल है। हमने गूगल बाबा से कहा हमें इनकम टैक्स पे ले चलो, वो लेकर के आ गई। और यहाँ पर राइट हैंड साइड में एक लॉगिन का ऑप्शन था। मैंने लॉगिन बटन पर क्लिक किया। फिर उन्होंने बोला कि अपना पैन डाल दो। तो मैंने अपना ही पैन डाल दिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि अपना पासवर्ड बताइए। मैंने पासवर्ड भी बता दिया, कंफर्म पर टिक भी कर दिया। अब मेरे सामने रिटर्न की स्क्रीन खुल करके आ गई। ठीक हो गई बात। चलिए, अब आते हैं असेसमेंट ईयर पर। असेसमेंट ईयर कौन सा है? मेरा करंट असेसमेंट ईयर है, जो कि 25-26 चल रहा है। असेसमेंट ईयर 25-26 का मतलब फाइनेंशियल ईयर 24-25। मैं ऑनलाइन मोड से रिटर्न भरना चाहता हूं और मैंने कंटिन्यू कर दिया। अब ये कहता है आपने आखिरी बार 6 अगस्त को आईटीआर 4 भरा था, क्या वही ओपन कर दें या फिर कोई नया आईटीआर आपको ओपन करके दें? तो हम आज ऐसा करते हैं कि बच्चों, हम आपको नया आईटीआर ओपन करके बताते हैं। ठीक हो गई बात। हम आपको नया आईटीआर, फ्रेश आईटीआर हम ओपन करेंगे। फिर ये पूछता है क्या आप इंडिविजुअल हैं, क्या आप एचयूएफ हैं या आप अदर हैं। हमने कहा भाई हम इंडिविजुअल हैं। हम रिटर्न फाइल करेंगे। आप कौन सा आईटीआर फाइल करना चाहते हैं? हम आईटीआर 4 फाइल करना चाहते हैं। हमने प्रोसीड कर लिया। फिर इसने क्या बोला कि इस बार न्यू रिजीम डिफॉल्ट रिजीम है। अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो अपनी टैक्स लायबिलिटी कंपेयर कर लीजिए, लेकिन इन इन सेक्शंस में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। अरे ये तो पुरानी बात हो गई। ओल्ड रिजीम में किसी भी सेक्शन का डिडक्शन नहीं मिलेगा, न्यू रिजीम में मिलेगा। ठीक हो गई बात। 50 लाख तक की इनकम वाले आईटीआर फाइल कर सकते हैं। हर इंडिविजुअल कर सकता है, हर एचयूएफ कर सकता है, हर फर्म कर सकती है। लेकिन एलएलपी नहीं कर सकते। नॉन रेजिडेंट भी नहीं कर सकते, सिर्फ रेजिडेंट कर सकते हैं। जिनकी इनकम इन 3 सेक्शन में टैक्सेबल हो। सेक्शन 44 AD बिजनेस वाला, ADA प्रोफेशन वाला, और AE ट्रक ओनर वाला। ठीक हो गई बात। और आपकी लॉन्ग टर्म की इनकम का जो गेन है वो 1,25,000 तक हो और वो सेक्शन 112A का हो, तो आप इस रिटर्न को भर सकते हैं। अब भैया ये वाली बात तो हमने आपको बताई नहीं है, आईटीआर 2 में बताएंगे। और प्रोबेबली हम कल शुरू भी करा देंगे, वहीं पर आपको बता देंगे। बस थोड़ा सा पेशेंस और रखिए, ये वाली लाइन आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर हमने आज बता दिया बेटा, तो आज नहीं समझ में आएगी, इसलिए हम आज बता नहीं है। चलो, कोई भी डायरेक्टर आईटीआर 4 फाइल नहीं कर सकता। कोई भी ऐसा आदमी जिसने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर ओन कर रखे, वो भी नहीं कर सकता। 5,000 से ज्यादा वाली एग्रीकल्चर इनकम के लोग भी नहीं कर सकते। और ई सॉप्स में अगर आपकी कोई इनकम टैक्स लग रहा है तो भी आप नहीं कर सकते। ठीक हो गई बात। अगर आपका कोई भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट देश के बाहर, आउटसाइड द इंडिया है, मान लो कोई प्रॉपर्टी आपने परचेस की है, मान लो आपकी कोई फॉरेन की इनकम है, तो भी आप इस रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते। बेटा हम ये इसलिए पढ़ाते हैं बार बार, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी बात पर ध्यान नहीं देते हैं। वो लोग 1 और 4 इन्हीं सब किसी में से गलती करके किसी को भरवा देते हैं, फिर बाद में नोटिस आती हैं। तो पहले ये समझ लीजिए कि आपके क्लाइंट पर क्या एप्लीकेबल होता है, क्या नहीं होता। आप आईटीआर को क्यों भरना चाहते हैं? क्या आपकी इनकम 2.5 लाख 3 लाख से ज्यादा है? क्या आपने अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा पैसा डिपॉजिट किया है? क्या आपने फॉरेन ट्रेवल पर 2 लाख से ज्यादा खर्चा किया है? क्या आपने का बिजली का बिल का खर्चा 1 लाख से ज्यादा है? या फिर एनी अदर जो भी नोटिफाई किया हो। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन लगती है तो उस पर टिक करें। अगर आप वॉलेंट्री भरना चाहते हैं तो अदर्स पर टिक करें। हमने तो भैया पहला वाला ही ऑप्शन टिक कर लिया, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा वाला। अब हमारे पास स्क्रीन ओपन होकर के आ गई। हमारे पास कई सारे टैब ओपन होकर के आए बेटा। हमें अब सबको ग्रीन करना है। हमारा टारगेट क्या है? हम रिटर्न अपना तभी फाइल कर पाएंगे जब हम अपने सारे टैब ग्रीन करेंगे। अभी मेरे टैब्स ग्रीन नहीं है। हम एक एक टैब को ओपन करेंगे और सबको ग्रीन करना शुरू करेंगे। मेरा एड्रेस आ गया, नाम पता आ गया, एम्प्लॉयमेंट पूछ रहा है। मेरी कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है बेटा। क्यों? क्योंकि मैं तो अब बिजनेस क्लास का आईटीआर भर रहा हूं ना। ऐसा थोड़ी ना होगा कि वो अपना बिजनेस भी करता होगा और साथ में नौकरी भी करता होगा। अमूमन तो नहीं होगा। होने को हो भी सकता है बेटा, कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है कि वो दिन भर किसी की नौकरी करता हो और शाम को ओला या उबर या फिर जोमेटो या फिर स्विगी में लिस्ट करवा रखा हो और शाम को जाकर के वो गाड़ी चलाता हो। तो वो एक आदमी सैलरी और बिजनेस कर तो दोनों ही सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जनरली लगता नहीं कि करेगा। चलिए, किस सेक्शन में आप रिटर्न भर रहे हैं? सेक्शन 139(1),
अगर आपने 31 जुलाई के पहले रिटर्न फाइल किया, सेक्शन 139(5) अगर आपने पुराने किए गए रिटर्न को रिवाइज किया, अगर आपने 31 जुलाई के बाद फाइल किया तो सेक्शन 194, 1192 तब जब आपने क्षमा याचना मांगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने और डिपार्टमेंट ने आपको माफ किया, एक नोटिस जारी करके आपसे कहा आप रिटर्न फाइल करिए। ये वाले सेक्शन बेटा अभी हमने नीचे वाले कराए नहीं है, क्योंकि ये प्रेम पत्र वाले सेक्शन है। इन सेक्शंस के बारे में जब आपको बताएंगे तब उसके बाद हम आपको बताएंगे रिटर्न कैसे फाइल होता है। चलिए, अब वो ये पूछता है कि क्या आपने कभी भी, मतलब जिस साल का आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, आप फाइल कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 25-26 का, ये पूछ रहा है कहानी बताओ असेसमेंट ईयर 24-25 की। क्या आपने 24-25 में ऑप्ट आउट किया था न्यू रिजीम में? ऑप्ट आउट किया था न्यू रिजीम से? क्या आप न्यू रिजीम से कभी बाहर गए थे? मैंने कहा नो। ठीक है, नो का मतलब ये हो गया कि आप कभी भी इस रिजीम से बाहर नहीं गए थे, मतलब नई रिजीम से आप बाहर नहीं गए थे। ठीक हो गई बात। और अब अगली लाइन में ये पूछ रहा है कि क्या आप इस साल न्यू रिजीम से बाहर जाना चाहते हैं? तो मैंने कहा नो, मैं नहीं जाना चाहता। ना मैं पिछली बार गया था, ना मैं इस बार बाहर जाना चाहता हूँ। यानी कि मैंने पिछली बार भी न्यू रिजीम ऑप्ट किया था, मैं इस बार भी न्यू रिजीम ऑप्ट करना चाहता हूँ। बेटा, ये वाला जो प्रश्न है, ये प्रश्न पहले कभी नहीं पूछा गया, मतलब ITR 1 में कभी नहीं पूछा गया, लेकिन 4 में क्यों पूछा गया, इसका एक कारण है। ठीक है, अब पहले वो कारण आपको बता देते हैं, क्योंकि यही वो बातें हैं जो कि 15% में बची हुई हैं, जो आपको हमें बतानी है। तो हम आपको ये बात बता देते हैं। हाँ, मिल गई। चलो, बहुत बढ़िया। अभी अभी मैंने आपको एक स्कीम के बारे में बताया था जो कि प्रिजेंटिव की स्कीम थी, और ये कहा था कि 5 साल तक आप इस स्कीम के अंदर नहीं आ सकते, अगर इस स्कीम से बाहर नहीं जा सकते। बट अगर आप किसी भी फाइनेंशियल ईयर में इस स्कीम से बाहर आ गए तो आप अगले 5 साल में इस स्कीम के अंदर नहीं जा सकते, ये मैंने आपको बताया था। इसी से मिलती जुलती एक बात है, वो बात ये है कि अगर आपकी बिजनेस की इनकम है, अगर आपकी बिजनेस की इनकम है तो आपको बाय डिफॉल्ट न्यू रिजीम ऑप्ट इन होकर के मिलेगी, मतलब बाय डिफॉल्ट आप न्यू रिजीम में ही रहेंगे। ठीक है, बट इफ ऑप्ट आउट फ्रॉम न्यू रिजीम, अब ऑप्ट आउट हो गए आप न्यू रिजीम से, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप ऑप्ट इन हुए ओल्ड रिजीम में, मतलब आपने इस साल न्यू रिजीम से बाहर आए और ओल्ड रिजीम में चले गया। ठीक है, तो क्या आप जा सकते हैं? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? द आंसर इज यस, कर तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कर तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, अब हम किस स्कीम में ऑप्ट इन है बेटा? हम किस स्कीम में ऑप्ट इन है? ओल्ड रिजीम में, ओल्ड रिजीम में। क्योंकि हमने पिछले साल ही तो हमने पिछले साल ही तो इसका एक फॉर्म फाइल किया था, फॉर्म 10IEA, और उसमें हमने ये कहा था कि मैं न्यू रिजीम से बाहर आना चाहता हूं, मतलब मैं ओल्ड रिजीम के अंदर जाना चाहता हूं। तो क्या आप अगले साल इस स्कीम को बदल सकते हैं? मेरा क्वेश्चन क्या है, क्या आप अगले साल इस स्कीम को बदल सकते हैं? मेरा आंसर है यस वी कैन चेंज, यस वी कैन चेंज। और चेंज होकर के क्या करेंगे आप? अब आप ऑप्ट आउट करेंगे ओल्ड रिजीम से और ऑप्ट इन करेंगे न्यू रिजीम में, लेकिन कंडीशन यही है, ओनली वंस, सिर्फ एक बार ऐसा कर सकते हैं। मतलब एक बार आप ओल्ड रिजीम से बाहर आ गए तो अब आप जीवन में कभी भी दोबारा ओल्ड रिजीम नहीं ले सकते। मींस वंस opt out from old regime, then we can never
opt in the old regime in subsequent financial। मेरी बात समझना, मेरी बात यह है कि बाय डिफॉल्ट मान लो आपने न्यू रिजीम में ऑप्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए। लेकिन किसी साल आपका दिमाग घूमा और आपने ओल्ड रिजीम को ऑप्ट इन कर लिया, तो भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अगले साल आपका दिमाग घूमा, आपने फिर से न्यू रिजीम को ऑप्ट किया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आप उसके बाद ओल्ड रिजीम ऑप्ट नहीं कर सकते। मतलब एक बार ओल्ड रिजीम से बाहर आने के बाद आप ओल्ड रिजीम को ऑप्ट नहीं कर सकते। बस ये बात एप्लीकेबल होगी सिर्फ बिजनेस इनकम वालों के लिए। मतलब ITR 3 पर और ITR 4 पर, बस, और किसी पर नहीं लागू। बोलो बात समझ में आई? थोड़ी ट्रिकी बात है बेटा। उन्होंने पहले साल किसी को मना नहीं किया, बोले आप न्यू लेना चाहो न्यू लो, ओल्ड लेना चाहो ओल्ड लो। बट एक बार आप जैसे ही ओल्ड रिजीम से बाहर आ गए, अब आप न्यू रिजीम को ऑप्ट इन नहीं कर सकते। ठीक हो गई बात? अब इस यही कारण है कि इन्होंने यहां पर एक क्लॉज डाला और पूछा कि बताओ, क्या आप पहले कभी भी न्यू रिजीम से ऑप्ट आउट हुए थे? अगर आप बेटा यहां पर आपने यस कर दिया कि आप न्यू रिजीम से ऑप्ट आउट हुए थे, तो उसी के हिसाब से आगे की कैलकुलेशन चले। ठीक हो गई बात? तो हमने क्या किया, ना हम पहले कभी ऑप्ट आउट हुए थे, ना हम अभी ऑप्ट आउट होना चाहते हैं। मतलब हम बेटा पहले भी न्यू रिजीम में थे, अभी भी न्यू रिजीम में रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। और न्यू रिजीम का नुकसान क्या है? डिडक्शंस नहीं मिलेंगी, डिडक्शंस नहीं मिलेंगी। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। क्या कहता है, कोई आपका रिप्रेजेंटेटिव एसएससी है? नहीं है। बैंक डिटेल में आप किस में रिफंड लेना चाहते हैं? अरे बनेगा रिफंड तो लेंगे। तब भी हमने चलो टिक कर दिया है, सारे सारे ले लेते हैं। ठीक है, चलो चलो। अब बात करते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक हो गई बात? सैलरी इनकम पर, सैलरी इनकम वाले कभी भी बदलें, कभी भी चेंज करें, वो कभी भी न्यू रिजीम ऑप्ट करें, कभी भी ओल्ड रिजीम ले, कभी भी न्यू ले ओल्ड ले, न्यू ले ओल्ड ले, कोई दिक्कत की बात नहीं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, सैलरी वालों की बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए। तब तक तो ठीक है बेटा। चलो अब आ जाते हैं अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन पर, एडिट कर देते हैं। चलिए, सबसे पहले वो पूछता है सेक्शन 44 AD के बारे में बताएं, सेक्शन 44 AD A के बारे में बताएं, और सेक्शन 44 AE के बारे में बताएं। ठीक होगी बात? अब हमें तीनों की इनकम ऐड करनी है, चलो ऐड करते हैं। शो डिटेल्स, ऐड मोर। सबसे पहले पूछा भाई बिजनेस का नाम बताओ, हम अपने बिजनेस का नाम रखते हैं हर्ष इंटरप्राइजेस। ठीक हो गई बात? फिर कहता है बिजनेस कोड बताओ। अब इसमें बेटा देखो बहुत सारे कोड हैं। सबसे पहला क्या है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर, हॉर्टिकल्चर, सिल्क, बीज, हनी, पोल्ट्री, एग, शिप, वूल, एनिमल, दुनिया भर के जितने कोड होते हैं बेटा, सब कुछ है इसके अंदर। आपको ढूंढना है अपने क्लाइंट का कोड। क्या आपकी फ्लोर मिल है, क्या राइस मिल है, क्या दाल मिल है, वगैरह वगैरह, ये सारे कोड हैं इसके अंदर। आपको अपने कोड क्या करने हैं? ढूंढने हैं। और मेरा कोड क्या था? बुक वाला था, बुक था, उसका काम था। 09028 कोड था। चलो चलो ढूंढे, कहां पर गया? बुक वाला क्या था? रिटेल सेल ऑफ अदर प्रोडक्ट, ऐसे कुछ करके, ये देखो मिल गया। तो ये देखो, रिटेल सेल ऑफ अदर प्रोडक्ट्स हमने डाल दिया। और डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा? डिस्क्रिप्शन में लिखा बुक सेलर, बुक सेलर। ठीक है, और इसको सेव कर दिया, और इसको सेव कर दिया। ठीक है, अरे आगे तो कुछ लिखा ही नहीं, ओहो हो। ठीक है, अब यहां पर हमने बिजनेस का नाम लिखा, बिजनेस का कोड डाला और बिजनेस का काम लिखा। अब आती है मुद्दे की बात, और वो मुद्दे की बात यह है कि भैया रिसीट बताओ, अकाउंट पे ही चेक से कितनी आई,
बैंक ड्राफ्ट से कितनी आई, इलेक्ट्रॉनिक मोड से कितनी आई, अदर प्रेस्क्राइब मोड से कितनी आई, और रिसीट इन कैश बताओ कितनी आई। तो मान लो मैंने ये डाला 2,85,00,000 रुपीज डाला, और 15 लाख रुपए मैंने यहां पर डाला। ठीक है, देखो यहां पर लिखा है बेटा ध्यान से, अगर 3 करोड़ तक एक्सटेंड कर दी जाएगी अगर 5% से कैश रिसीट जो है वो 5% के अंदर है तो। ठीक है, अब एनी अदर मोड, मतलब आपने ना कैश में लिया ना बैंक में लिया, कोई अदर मोड से ले लिया बेटा। अदर मोड का मतलब, क्या ऐसा हो सकता है कि भारत के संविधान में कोई भी आदमी पैसा ना तो कैश में ले ना तो पैसा बैंक में ले? कोई तीसरा मोड बताओ बेटा, कोई भी मोड दिमाग में आ जाए तो बताओ, कैश और बैंक के अलावा। अब गवर्नमेंट ने ये पॉइंट एक्टिव किया, और ये इसी साल से किया है। मजेदार बात ये, पहले नहीं था ये पॉइंट एक्टिव। असेसमेंट ईयर 25-26 का क्या सोच करके डाला है बताओ? इसका मतलब इंडिया में कुछ और तो मोड होंगे जो कि कैश और बैंक के अलावा भी चलते होंगे। क्यों, हवाला वाला का तो नहीं डाल दिया इसमें? ना कैश है ना बैंक है, भाई बताओ। डिजिटल, बेटा डिजिटल तो बैंक में ही आता है। उसने क्यूआर से लिया, यूपीआई से लिया, तो बैंक में ही तो आया, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम में आ गया ना ये देखो ऊपर। या अदर प्रेस्क्राइब मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। अदर मोड डालने की क्या जरूरत पड़ गई? अरे बेटा दो कारण है, मान लो पैसा बिटकॉइन में ले लिया, पैसा बिटकॉइन में ले लिया, बोला सामान बेचा, बोला अरे बिटकॉइन दे देना हमें। ठीक है, बिटकॉइन को भी तो सरकार ने कह दिया है कि भैया इस पे भी टैक्स लगेगा, पहला। दूसरा, अरे मान लो पैसे के बदले पैसे नहीं दिया, चावल के बदले गेहूं दे दिया। ठीक है, बार्टर सिस्टम, तो वो कहाँ जाएगा बेटा? वो तीसरे में ही तो आएगा। मतलब उसको भी नहीं छोड़ा, बार्टर को भी नहीं छोड़ा। और बताओ, चलो समझ में आ गया? मैंने ये एग्जांपल ले लिया। अब जो पॉइंट नंबर ए में मैंने 2,85,00,000 लिखा है, मुझे उसका 6% यहां पर डिक्लेयर करना पड़ेगा। बताओ भाई 6% कितना हुआ? और ये हुआ 17,10,000 रुपए। फिर मैंने जो 15 लाख रुपए कैश में लिखा है, इसका 8% मुझे यहां डिक्लेयर करना पड़ेगा हाथ से। बताओ कितना हुआ? 1,20,000। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा छेड़छाड़ करता हूं। ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा। ठीक है, और मैं बस थोड़ी सी बात यहां पर आपको बताऊंगा। मुझे ये बताओ, क्या इस 17,10,000 में से 10,000 रुपए कम कर दें तो चलेगा? मुझे आंसर दो, यस और नो। 17,10,000 रुपए में से मैं 10,000 कम कर दूं, खाली 17 लाख दिखाना चाहूं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? यस और नो। मैं नीचे 1,20,000 को सिर्फ 1 लाख कर दूं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? आंसर इज यस और नो। इज इट अलाउड? आंसर करो। क्या मैं इन दोनों इनकम को कम कर सकता हूं? मेरा क्वेश्चन है कि क्या मैं 17,10,000 को कम कर सकता हूं? क्या मैं 1,20,000 को कम कर सकता हूं? यस और नो। नो, बहुत बढ़िया। मैंने 1,20,000 को 1 लाख कर दिया, देखो तुरंत आ गया। बोला ना 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 ना, आप 8% से कम नहीं कर सकते। मैंने 17,10,000 को 17 लाख कर दिया, बोला ना 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 ना, अगर आपको कम करना है तो ITR 3 फाइल करो। क्या करो? ITR 3 फाइल करो। कम नहीं कर सकते, लेकिन क्या मैं इस इनकम को बढ़ा सकता हूं क्या? मैं 17,10,000 को 17,20,000 कर दूं, 17,30,000 कर दूं, क्या ये चलेगा? यस चलेगा। मैं 17,30,000 कर दूं, 1,20,000 को 1,50,000। लेकिन मैं इसे कितना बढ़ा सकता हूं बेटा, मुझे ये बताओ। मैं इस 17,30,000 को कितना बढ़ा सकता हूं? मैक्सिमम लिमिट कितनी है? मैं 17,30,000 को कितना बढ़ा सकता हूं? मैं 1,50,000 को कितना बढ़ा सकता हूं? मैं बढ़ाना चाहता हूं, बताओ कितना बढ़ा दूं?
क्या मैं इस 1,50,000 को 15 लाख तक बढ़ा सकता हूं? मुझे बताओ, यस और नो। या मैं इस 17,30,000 को 2,85,00,000 तक बढ़ा सकता हूं? यस और नो बोलो। मैं इसे बढ़ाना चाहता हूं। इनकम जो मैं डिक्लेयर कर रहा हूं भाई, मैं कम तो कर नहीं सकता। क्या मैं बढ़ा सकता हूं? हाँ मैं बढ़ा सकता हूं। कितना बढ़ा सकता हूं? बताओ प्रमोद, क्या मैं गलत कह रहा हूं? बड़ी इंपॉर्टेंट बात चल रही है। मैं इसे 2,85,00,000 कर दूं, कोई दिक्कत? सॉफ्टवेयर को कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं इसको 15 लाख रुपए कर दूं, कोई दिक्कत? सॉफ्टवेयर को कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मेरी 3 करोड़ की ग्रॉस रिसीट और 3 करोड़ मेरा नेट प्रॉफिट, सॉफ्टवेयर को कोई समस्या नहीं है। 3 करोड़ पर 1.5 करोड़ का टैक्स आएगा, जमा कराओ और रिटर्न फाइल करो। क्यों दिक्कत नहीं है सॉफ्टवेयर को, पता है? सॉफ्टवेयर को इसलिए दिक्कत नहीं है क्योंकि सॉफ्टवेयर और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये मानता है कि आप, हो सकता है 3 करोड़ रुपए आपने जो कमाए हैं उसमें 1 रुपए भी खर्च ना किया हो। ऐसी सोच है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। बताओ, अब ये सोच सही तो नहीं है बेटा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऐसी सोच है कि ये जो 3 करोड़ रुपए कमाए हैं, ये 3 करोड़ रुपए ऐसे ही नेट प्रॉफिट डिक्लेयर कर दो, कुछ खर्चा नहीं हुआ। मतलब आपने लैपटॉप भी नहीं चलाया, लाइट भी नहीं जलाई, टेलीफोन का रिचार्ज भी नहीं कराया, कुछ नहीं कराया, लेकिन ऐसे ही 3 करोड़ आ गए आपके अकाउंट में। और पूरा पूरा इनकम। अरे अगर मुझे 3 का 3 डिक्लेयर करना होता बेटा, तो मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ना डिक्लेयर करता, मैं बिजनेस इनकम में क्यों आता? ठीक है, बोलो ये बात समझ में आ गई कि आप अप टू 100% तक प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं? ये बहुत मजेदार बात है। बोलो, बात समझ में आ गई? बोलो बोलो। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या ऊपर वाली इनकम में मैं 15 लाख की जगह 16 लाख कर सकता हूँ? 15 लाख की जगह 16 लाख कर सकता हूँ क्या? भाई इसका टोटल 3 करोड़ 1 लाख हो गया, क्या ऐसा करने देगा? भाई करने तो नहीं देगा। ये देखो क्या बोला, ग्रॉस रिसीट 3 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकती। तुरंत बोलेगा। तो क्या बोलेगा, ITR 3 फाइल करो जाकर के। ठीक है, चलो। बोलो, बात समझ में आ गई? मैंने इतना टॉपिक आपको पढ़ा दिया, क्या पढ़ा दिया? 44 AD मैंने करवा दिया। अब कल के पहले सेशन में मैं AD और AE करवा दूंगा आपको। चलो, आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वरना कल के सेशन में आपको बची हुई बात बता के कंप्लीट करा दें। चलो, थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया बट बताना जरूरी है एक एक चीज। चलो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।